हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम देखते हैं हिंदी में कहें तो प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। हमने देखा उस घटना को हमने नाम दिया है अपवर्तन। तो चैप्टर हमारा मुख्यतः आधारित है यहाँ के आगे। अगली घटना प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें स्टूडेंट अभी पिछली क्लास में हमने कुछ चीजों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे माध्यम क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात इसको हम हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में हमने सीखा। हमने यहाँ पर सीखा कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वैक्यूम से कंपेयर करके लेते हैं तो उसको हम, चूंकि वैक्यूम एक कांस्टेंट है, उसके रिलेटिव में लेते हैं, इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एंड दैट इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू सी बाय वी, वेयर सी क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड the value v is speed of light in गिवन मीडियम। तो जिस मीडियम का म्यू निकल रहा है, मीन जिस मीडियम के लिए म्यू का मान डिटरमाइन करना है, उस मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट अगर रख दे इस एक्सप्रेशन में, तो हम उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमने चर्चा किया था स्टूडेंट कि जैसे देखिए सी है स्पीड, वी भी स्पीड ही है। इसका मतलब हुआ कि जो यूनिट होगी वो कुछ नहीं होगी, एक तरह से यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी म्यू। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ एसआई यूनिट की बात करें, मान लीजिए ऊपर लिखेंगे आप मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो कैंसिल हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हिंदी में कहें अपवर्तनांक जो है उसका कोई मात्रक नहीं होता। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा और बातें, थोड़ा एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था स्टूडेंट कि अगर दो अलग अलग माध्यम है उनके अपवर्तनांक की तुलना करना है, तो तुलना हम जनरली कैसे करते हैं कि एक जो है दूसरे से कितना गुना है। जैसे मान लीजिए सपोज देयर आर टू मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड mu2 रेस्पेक्टिवली। तो mu1 की जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, c बाई v1, वेयर v1 क्या है, अगर mu1 वाले मीडियम में चाल है प्रकाश की v1, तो mu1 का मान होगा c बाई v1। ऐसे ही अगर mu2 में चाल का मान है v2, तो mu2 का मान होगा c बाई v2। इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि हम लोग कंपैरिजन में हमेशा लेते हैं कौन सा हिस्सा, इसको मिटा देते हैं। हम लोग कंपैरिजन के लिए कभी भी कम या ज्यादा नहीं, बल्कि हमें देखना होता है कि एक जो है दूसरे का कितना गुना है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमें देखना हो कि mu2 mu1 का कितना गुना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to divide mu2 by mu1। तो यहाँ के सिंप्लीफाई करके वैल्यू प्लेस करके आप देखेंगे तो ये आ जाएगा v1 by v2। हम लोगों ने वैसे भी अभी देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेसिप्रोकल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब उसमें स्पीड कम होगी, या उल्टा कहें स्पीड जितना कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए यहाँ mu2 by mu1 है, तो यहाँ v1 by v2 है, इसका उल्टा देख रहे हैं, रिलेशन आ रहा है ना। और स्टूडेंट इसी चीज को हम यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला है मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको हम कहेंगे रिलेटिव। क्यों ये रिलेट कर रहे हैं, एक को दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसको हम कई तरह से लिखते हैं। हम इसको कभी कभी 1 mu2 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यू आल्सो कैन रिप्रेजेंट इट इन द वे mu2 1। मतलब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप देख रहे हैं
जो सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू, उससे जो दाहिनी तरफ जस्ट सटा रहेगा वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो म्यू2 बाई म्यू1 ये भी है, ये भी म्यू2 बाई म्यू1 ही है, ये दोनों सेम चीज को बता रहे हैं। ये बस अलग अलग नोटेशन है, कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जैसे बुक में आपके ज्यादातर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो बस ध्यान रखिएगा कि जो इससे सटा हुआ है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, अर्थात अंश में रहेगा, और जो आगे का है वो हर में रहेगा, जो सटा हुआ दाहिने रहेगा वो हमेशा अंश में रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं, अपवर्तन के बारे में कुछ और बातें हम सीखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हमने कल की क्लास में ही चर्चा कर लिया है, पिछली क्लास में, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। और इसमें सामान्यतः हमने देखा था कुछ इस तरह की बात होती है, जैसे कि यहाँ प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए ये है बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, सपोज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री, देन इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया है कि, क्या देखा गया है कि ये लाइट रे सीधा अपने रास्ते पे न जाकर ये थोड़ा सा बेंट हो जाती है, मीन्स इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने जो उसका ओरिजिनल रास्ता था, मीन्स प्रारंभिक रास्ता जो था उससे विमुख हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो घटना हो रही है इस दौरान, यहाँ पे क्या घटना हो रही है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और इस दौरान वो अपने रास्ते से मुड़ जा रही है, मतलब वहां अपने रास्ते से इधर उधर हो जा रही है। तो यहाँ जो घटना हो रही है इस दौरान, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ हम कहेंगे क्या हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अच्छा, आगे हम चलते हैं। इसमें जैसा कि हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था, हमने देखा था कि कोई किरण आती है, सतह से टकराती है तो किधर जाएगी, ये बताने के लिए वहां पे नियम थे जिसको हमने कहा था परावर्तन के नियम। ऐसे ही स्टूडेंट, इन द सेम वे, सेम मैनर, जब प्रकाश किरण बाउंड्री पर आपतित होती है, मीन्स अपवर्तन के केस में भी ये जो प्रकाश किरण है, अर्थात बाउंड्री जब क्रॉस करेगी तो किधर जाएगी, किसकी बात हो रही है, अपवर्तित किरण, मीन्स कौन सा किरण है, रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ये कैसे पता चलेगा। अगेन फिर से आपको यही जानना है कि यहाँ पे भी इसके लिए कंडीशन है, क्योंकि जो अपवर्तित किरण है वो कैसे भी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, लेकिन जब किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो कैसे हम जानेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो कंडीशन ये बताते हैं कि प्रकाश किरण किधर जाएगी, पास होने के बाद दूसरे मीडियम में जाने के बाद किधर जाएगी, उसी कंडीशन को ही हम नियम के नाम से जानते हैं, अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अपवर्तन के क्या क्या नियम है, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, नियम मीन्स लाज, लाज क्यों, क्योंकि एक से अधिक है तो लाज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आइए स्टूडेंट हम इसके बारे में सीखते हैं। जैसे कि वहां पे हमने देखा था परावर्तन के जो नियम है वो परावर्तन के सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं, मतलब परावर्तन सब कुछ जो भी है हो रहा है उसी पर आधारित रहता है। ऐसे ही यहाँ जो अपवर्तन के नियम है वो पूरी तरह से डिसाइड करेंगे आगे के सभी टॉपिक्स को, मतलब अपवर्तन वाले हिस्से में जो भी आएगा आगे तो उसको अपवर्तन के नियम ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अपवर्तन के दो नियम है स्टूडेंट, जैसे कि वहां हमने देखा था परावर्तन के दो नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। आइए थोड़ा सा इसको फिगर की सहायता समझते हैं। जैसे ये है बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, ऊपर है मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और नीचे है मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए μ2। सपोज अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन बाउंड्री बिटवीन द मीडियम, और फिर से वहां जैसे हमने क्या किया था, नॉर्मल ड्रा किया था। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करें और ये मान लीजिए सीधा रास्ता जाने की बजाय ये मुड़ के इधर आ रही है, तो फिर से वहां पे देखिए कुछ एंगल आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने एंगल वहां पे बनाया था, जो एंगल इंसिडेंट लाइट रे बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं,
और जो एंगल रिफ्रैक्टेड बनाएगा यहाँ पे उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दिया जाए। ठीक है, तो ये जो होगा एक कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो इंसिडेंट लाइट रे बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे जो नियम है आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो नियम है जो अपवर्तित किरण के बारे में बताएंगे कि किधर जाएगी। पहला नियम वहां की तरह ही है कि पहला कंडीशन ये है कि आपतित किरण और अभिलंब इसको मिलाकर जो तल तैयार हो रहा है, जैसे कोई किरण आपतित हो रही है और एक अभिलंब हम वहां पर बाउंड्री पे ड्रा करें, तो इन दोनों को मिलाकर जो तल बन रहा है उसी तल में रहना है अपवर्तित किरण को भी। मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड किसको रहना पड़ेगा, अपवर्तित किरण को। क्योंकि ये कंडीशन सारी किसके लिए लगाई जा रही है, अपवर्तित किरण के लिए कि तुमको किधर जाना है। तो अपवर्तित किरण के लिए कंडीशन लगाई गई है कि आपतित किरण और अभिलंब से जो एक सतह तैयार हो रहा है, देयर इज अ प्लेन व्हिच इज फॉर्मिंग और व्हिच इंक्लूड्स इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड लाइट रे शुड लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि आपतित किरण तथा दूसरा चीज कौन कंडीशन को बना रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब मिलकर। हाँ, तो क्या कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों मिलकर जो प्लेन तैयार कर रहे हैं उसी प्लेन में रहना है अपवर्तित किरण को भी। तो हम कह सकते हैं तथा अभिलंब, नहीं अभिलंब तो हमने लिख लिया है, तथा अपवर्तित किरण, क्योंकि ये कंडीशन इसी के लिए लगाई जा रही है, अपवर्तित किरण ये सदैव एक ही तल में होते हैं। दिस लाई ऑलवेज ऑन द सेम प्लेन, इनको हमेशा एक ही तल में रहना है, सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, सेकेंड कंडीशन देखिए स्टूडेंट क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आपको ज्यादा अच्छे से करना है। तो सेकेंड लाइट रे कहता है स्टूडेंट, सेकेंड नियम कि देखिए सेकेंड जो रूल है, सेकेंड लॉ जो है, इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, वो है स्नेल का नियम। हाँ, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो जब आपसे स्नेल का नियम कहा जाए तो आप याद रखिएगा, आपसे कहा जा रहा है अपवर्तन के द्वितीय नियम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, स्नेल का नियम। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट ये नियम क्या कहता है। जैसे पहला नियम हमने सीख ही लिया, ये बताता है कि अपवर्तित किरण को आपतित किरण और अभिलंब से मिलकर जो प्लेन तैयार हो रहा है उसी प्लेन में ही रहना है। ठीक है, लेकिन उसी प्लेन में तो अभी उसके पास बहुत दिशाएं संभव हो, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे कहीं भी हो जा सकती है उसी प्लेन में भी। तो उसी प्लेन में किस दिशा में जाना है इसको बताता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है कि वो अपवर्तित किरण इस प्रकार मुड़ेगी कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसका उसमें बनने वाले एंगल का साइन मींस ज्या का जो गुणन होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको आइए ऐसे समझ लेते हैं स्टूडेंट, आपको ऐसे ही याद भी रखना चाहिए, इससे आसान होगा कि जैसे पहले मीडियम वन में लाइट आ रही है, तो वन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, और μ1 मीडियम में एंगल कितना बन रहा है I, तो जितना एंगल बन रहा है उसी का ले लेना है आपको साइन, तो हो गया μ1 इंटू साइन I। ऐसे ही दूसरा मीडियम है अगर ले तो वो μ2,
और इसमें एंगल बन रहा है आर, इसका साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। μ1 में साइन आई का इंटू करे, ऐसे μ2 में साइन आर का इंटू करे, और भी मीडियम रिफ्रैक्शन और बार होता तो फिर से वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, यही कहलाता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड रूल है वो मैथमेटिकल रूप में है, वहां भी आप देखे थे। अब परावर्तन में जो नियम था I बराबर R कहते थे, तो वो भी एक तरह से फार्मूला ही था, ये भी एक फार्मूला ही है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R, इसी फॉर्म में याद ही रखिएगा, इससे आपको आसान पड़ेगा यूज करने में इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम इसको चाहें तो रीअरेंज करें तो स्नेल का नियम को लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं ये हो जाएगा μ2 बाई μ1, अगर हम μ1 को दूसरे साइड ले जाएं तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू हो जाएगा साइन I बाई साइन R। और देखिए μ1 तो कांस्टेंट थे, तो साइन I बाई साइन R जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, यही बात ध्यान रखिएगा कि हम स्नेल नियम को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली। तो हम यहाँ से डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो दोनों माध्यम में बनने वाले कोणों का, कोणों मतलब एक कोण बन रहा है I, तो दूसरा कोण बन रहा है R दूसरे माध्यम में, तो जो कोणों का ज्या है, कोणों का ज्या मतलब कोणों का साइन, I का साइन R का साइन, साइन मतलब चिन्ह नहीं, साइन मतलब यहाँ पे है त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब ज्या से जिसको कहते हैं, हिंदी में ज्या कहते हैं, लेकिन आप साइन नहीं बोलिएगा, साइन का ही यूज किया जाता है, कोई ज्या नहीं बोलता। ठीक है, तो आप कहेंगे दोनों मीडियम में बनने वाले एंगल का जो साइन का रेशियो होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है, यही कहलाता है स्नेल का नियम। हालांकि ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट बोलिए ना μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R, ऐसे ही बोलिए और ये सही है। ठीक है, तो स्नेल का नियम आपको याद रखना है इस तरह से। इसको देखिए हम लोगों ने μ2 बाई μ1 को और भी रूपों में लिखा है, इसको हम चाहे तो μ2 1 लिख सकते हैं या 1 μ2 भी लिख सकते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन यू व्हाटएवर यू लाइक। तो आइए स्टूडेंट, अपवर्तन का जो नियम हमने पढ़ लिया है, अब इसका यूज करना सीखें। इसमें एक चीज थोड़ा सा हिंट समझ लीजिएगा जो बड़ा काम आता है आपको स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये जो अपवर्तन का नियम है, जो स्नेल का नियम हमने अभी पढ़ा है, इसमें अब ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टूडेंट, समझ लीजिए इसको, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ेंगे ना दूसरी जगह तो आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा लेकिन समझाया नहीं जाएगा इसके बारे में। देखिए ये कह रहा है कि μ1 इंटू साइन I इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। हम देख रहे हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम का एंगल का जो साइन है उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इसका अर्थ है इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें बनने वाले एंगल का साइन, अगर जैसे थीटा मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेंगे जनरल एंगल, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है म्यू, दूसरा वैल्यू है साइन थीटा। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, दो चरों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कांस्टेंट का मान हमने ले लिया 6, ये समझने के लिए खाली ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप जो है अप्लाई मत करिएगा क्योंकि ये वैल्यू वहां पे नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि दो नंबर हैं x और y और इनका गुणा करने पे आ रहा है 6, 6 कांस्टेंट है, तो समझिए अगर हम x का मान 1 लें तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। x का मान हम लें 2 तो y का मान आएगा 3, x का मान ले 3 तो y आएगा 2, x हम ले ले 6 तो y आएगा 1। अर्थात एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरों को घटना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक है म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है साइन थीटा, इन दोनों को जब हम गुणा कर रहे हैं तो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब एक मान अगर ज्यादा होगा तो दूसरा मान हमेशा कम होगा, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए
म्यू अगर ज्यादा है, म्यू ज्यादा का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब सघन माध्यम, तो थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा अर्थात थीटा कम होगा। तो हम म्यू और थीटा अगर हम लिखें, एक टेबल छोटा सा बना रहे हैं, मान लीजिए कि जिसमें म्यू और थीटा ही खाली हो, इनके बीच में रिलेशन बताना हो कि इनके बीच में संबंध कैसा रहता है, तो हमने देखा कि म्यू यदि ज्यादा है, म्यू क्या है, अधिक, अधिक का अर्थ क्या है, कैसा माध्यम होगा, सघन, सघन माध्यम होगा, तो उसमें कोण का मान क्या होगा, कम होगा, थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। और म्यू अगर कम है, अपवर्तनांक का मान अगर कम है, इसका माध्यम, इसका अर्थ क्या हुआ कि माध्यम कैसा है, विरल। तो माध्यम अगर विरल होगा, म्यू कम है, तो थीटा ज्यादा होगा, अर्थात उसमें कोण का मान जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, सघन माध्यम में कम कोण रहेगा, विरल माध्यम में अधिक कोण रहेगा, कोण का मान ज्यादा होगा, अधिक मतलब ज्यादा, तुलनात्मक रूप से ज्यादा। अर्थात समझिए, मान लीजिए फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, ये मान लीजिए एक है बाउंड्री बिटवीन मीडियम और यहाँ पे एक प्रकाश किरण आपतित हुई। ठीक है, ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई। अब जो है अगर हमें कोण नापना है तो सबसे पहला काम होगा कि हम अभिलंब खींच लें, अभिलंब हम खींच ले। अब मान लीजिए ए है मीडियम 1, ए है मीडियम 2। अब कंडीशन दे दिया इसने कि 1 जो है, म्यू 1 जो है वो ज्यादा है म्यू 2 से, समझिएगा, कह रहा है म्यू 1 जो है म्यू 2 से ज्यादा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1 ज्यादा है तो इसमें एंगल कम होगा, और म्यू 2 कम है तो इसमें एंगल ज्यादा होगा। अब देखिए ये अगर ऐसे चला जाता तो ये सीधा हो जाता, मतलब जैसे आया वैसे ही चला गया, विचलित नहीं हुआ। लेकिन अगर माध्यम अलग अलग है तो प्रकाश किरण तो मुड़ेगी यहाँ से, लेकिन इस प्रकार मुड़ेगी कि अगर म्यू1 जो है ज्यादा है तो इसमें कोण का मान कम रहेगा, और म्यू2 कम है तो इसमें कोण का मान ज्यादा रहेगा। कोण का मान कहाँ से नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं, तो इसमें कोण का मान इससे ज्यादा रहेगा, मतलब ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश किरण इस प्रकार मुड़ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जब मीडियम ए सघन है और ये हो गया विरल, तो प्रकाश किरण कैसे किधर मुड़ी है, देखिए सघन से जब विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर भाग गई। ये किधर भागी है, अभिलंब से और दूर हट गई है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, इसी को देखिए फिर से दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कि म्यू1 का मान कम था और मान लीजिए म्यू1 का मान कम है और म्यू2 का मान ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, लेट म्यू1 इज लेस देन म्यू2। ऊपर है म्यू1, नीचे है म्यू2। अब सोचिए क्या होगा, वैसे तो प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही थी, लेकिन अगर म्यू1 जो है कम है तो म्यू1 में जो कोण है इसका मान क्या होगा, ज्यादा, अर्थात इसमें जो कोण होगा विलंब से नापा जाएगा इसका मान कम आएगा, अर्थात जो सीधा जा रहा था उससे अब कम आएगा, मतलब पहले ही इधर ही प्रकाश किरण लौटनी चाहिए। तो ये जो है कुछ इस तरह से आएगा, अर्थात यहाँ पे कोण का मान जो है ऊपर वाले कोण से कम रहेगा। ठीक है, ये म्यू1 लेस था म्यू2 से, इसका मतलब एक कम है तो कैसा माध्यम हुआ है, विरल माध्यम, एवं म्यू2 ज्यादा है तो माध्यम कैसा हुआ, सघन। तो इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि जब विरल से सघन में जा रहा है तो प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाने की बजाय मुड़ गया, किधर मुड़ा, अभिलंब की तरफ की दूर मुड़ा, हम देख रहे हैं अभिलंब की तरफ मुड़ा। हाँ, तो यहाँ से हमें दो कंक्लूजन मिला स्टूडेंट कि विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, या सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है और सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो किधर मुड़ेगी, हमने अभी देखा विरल से सघन में तो टूवर्ड्स नॉर्मल, हाँ,
अभिलंब की ओर, किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, मतलब अभिलंब के नजदीक आएगी। और अगर सघन से विरल में जा रही है तो किधर भागेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये ऐसा मुड़ेगी जैसे कि अभिलंब से इसको दूर जाना हो, ठीक है, अभिलंब से दूर। ये चीज याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं ताकि आपको मन में बैठ जाए। स्टूडेंट, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में, तो जैसे हवा से पानी में, हवा विरल है, पानी सघन है, हवा से पानी में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, पानी से ग्लास में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है। और दूसरा उल्टा केस है, सघन से विरल में, मतलब पानी से हवा में जा रही है या कांच से पानी में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो ये किधर मुड़ेगी, ऐसा मुड़ेगी ताकि वो अभिलंब से दूर चली जाए, ठीक है। तो इन बातों का स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम जो है आगे इसका यूज करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपवर्तन का एग्जाम्पल देखने। हम लोग अभी सीख रहे थे अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन कैसे होगा, उसके लिए अपवर्तन के नियम बनाए गए हैं। अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, मुख्यतः जो मुख्य नियम है उसका, हाँ, उसका हमने जो है उस नियम के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब हमें देखना है इसका यूज कहाँ करें। तो हम यही देख लें कि अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट। तो देखिए, अपवर्तन का हमें जो जो केस पढ़ना है इसका एक बार समराइज्ड वे में चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, अपवर्तन जो है सिंगल सरफेस से भी हो सकता है, हाँ, कि एक जनरली सिंगल सरफेस से होता ही है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है ना, आप देखेंगे जितने भी केस हैं, हम लोग कोई ऑप्टिकल मीडियम रखेंगे जिसमें से प्रकाश गुजरेगा। तो जब प्रकाश गुजरेगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, प्रकाश इसमें आ रहा है, ये प्रकाशिक माध्यम है, तो क्या होगा, प्रकाश इसके अंदर घुस रहा है, एक बार इसमें चला गया, देखिए यहाँ से यहाँ, बाहर से 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, तो 1 से 2 में गया, तो इसके बाद यहाँ से फिर से बाहर निकल रहा है, तो 2 से फिर से 1 में आ रहा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक यहाँ बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, इसमें 2 बार अपवर्तन हो रहा है। तो जनरली हम लोगों को ऐसे ही केसेस के बारे में पढ़ना है जिसमें प्रकाश किरण 2 बार अपवर्तित हो, क्योंकि हम लोग जो भी केस लेंगे उसमें कोई माध्यम हमारे पास रहेगा जिसमें प्रकाश किरण घुसेगी फिर बाहर निकलेगी, तो उसमें हमेशा अपवर्तन 2 तरह का होगा, 2 बार होगा, ठीक है। और जो बात ध्यान देना है स्टूडेंट, हम देखिए, हम लोग जैसा कि दर्पण में लिए थे कि अपवर्तन परावर्तन वहां कितने तरह का होगा, उसके लिए हमने लिया था अलग अलग प्रकार के सतह, जिससे अलग अलग प्रकार के अपवर्तन परावर्तन हो रहे थे, उसके आधार पर प्रतिबिंब बना रहे थे। ऐसे ही स्टूडेंट अपवर्तन में भी अलग अलग सतह अगर हम लेंगे तो अलग अलग तरह से अपवर्तन होगा और उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। तो आइए कुछ कॉमन जो है अपवर्तन के केस हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लेंगे प्लेन सतह से अपवर्तन, हाँ, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेसेस, ओके, समतल सतह द्वारा अपवर्तन, इसका केस सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आइए देख लेते हैं। तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि हम जो आगे टॉपिक चर्चा करेंगे उसमें 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार प्रकाश किरण अंदर एंट्री लेगी फिर एक बार बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे में जनरली समतल सतह के केस में हमारे पास 2 केस बनते हैं। एक केस ऐसा बनता है कि समतल सतह, हमने देखा कि 2 समतल सतह है, एक से प्रकाश घुस रहा है और दूसरी समतल सतह से प्रकाश बाहर जा रहा है। तो इसमें जो 2 केस बनते हैं देख लेते हैं। एक केस ऐसा बनता है स्टूडेंट कि जो दोनों समतल सतहें हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण देखिए आया और एंट्री किया तो एक बार अपवर्तन हुआ और यहाँ से फिर से बाहर निकला तो दूसरी बार अपवर्तन हुआ। देखिए इसका 2 बार अपवर्तन हुआ, लेकिन इसमें स्पेशल क्या था
कि जो दोनों अपवर्तन वाली सतह थी, पहली सतह और दूसरी सतह, मतलब पहली बाउंड्री और दूसरी बाउंड्री जो है दोनों क्या थी, आपस में समांतर थी। हाँ, समांतर थी। हाँ, पैरेलल। तो ऐसे केस में ये जो वस्तु है हमारा, इसको जनरली इसका रूप कैसा लिख रहा है, देखिए इसका आकृति थोड़ा थोड़ा आयत के जैसा है, तो इसीलिए हम कहेंगे, इसको कह देते हैं आयताकार कांच अगर है तो कांच द्वारा अपवर्तन। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं स्टूडेंट ऐसा केस बन जाता है जहां की अपवर्तन वाली दोनों सतह समांतर ना हो। जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए इसमें दो सतह है तो तीन सतह, लेकिन हम दो ही सतह यूज करते हैं। जानते हैं प्रकाश किरण किसी एक सतह से घुसेगी और एक ही सतह से निकलेगी, तो इसका मतलब एक समय में दो ही सतह यूज में आती है और वही सतह का मतलब भी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण, मान लीजिए कांच का ये बना है, एक बार एंट्री ली तो यहाँ पे मुड़ जाएगी पक्का, और फिर से बाहर निकलना है तो एक बार फिर से मुड़ेगी। तो यहाँ पे दो बार अपवर्तन हुआ, लेकिन जो दोनों अपवर्तन वाली सतह थी इनके बीच में जो कोण है देखिए 0 डिग्री नहीं है, अर्थात ये दोनों समांतर नहीं है। तो इस केस में अपवर्तन जो होता है इसको हम नाम दे देते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं प्रिज्म। प्रिज्म। तो ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि ये हमें जो रेक्टेंगुलर ग्लास है, हाँ आयताकार कांच है, इसका अपवर्तन तो पढ़ना है, लेकिन प्रिज्म के बारे में भी अगले चैप्टर में पढ़ना है। हाँ? तो ये हो गया आयताकार कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन, मींस रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये हो जाएगा प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट, हाँ एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्लेन सरफेस में दो केस बने, कौन कौन से केस बना, एक केस बना जब अपवर्तन वाली दोनों सतह आपस में समांतर हो, तो इस तरह में जो केस बनता है उसको हम कहेंगे ग्लास स्लैब, आयताकार कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन। और अगर दोनों अपवर्तन की सतह समांतर ना है तो हम इस केस को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रिज्म। तो हम कहेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। हालांकि प्रिज्म वाला जो केस है इसको हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, यहाँ सिर्फ ग्लास स्लैब के बारे में। आइए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर देखा है समतल सतह द्वारा अपवर्तन, लेकिन क्या और केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या होगा, और चांस है कि सतह समतल ना हो, वहां सतह समतल थे यहाँ सतह समतल ना हो। तो समतल अगर नहीं है सतह, तो उस केस में हमने कैसा सतह पढ़ा है अभी इससे पहले स्टूडेंट, गोलीय सतह। तो हम अगला देखेंगे कि अपवर्तन हो रहा है लेकिन जो सतह उसमें इन्वॉल्व है, अर्थात जिस सतह से अपवर्तन हो रहा है वो सतह कैसी है, गोलीय है। तो हमें आगे पढ़ना है गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो स्टूडेंट इस केस में याद रखिएगा कि जैसे ही गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन आया तो इसको हम नाम दे देते हैं लेंस, इस तरह के अरेंजमेंट को नाम देते हैं लेंस। अब देखिए हमने जो चर्चा किया है उसमें दो सतह आ रहा था, एक सतह से प्रकाश आपतित हो रही थी और दूसरे सतह से प्रकाश बाहर निकल रहा था। तो दो जो सतहें हैं इनमें से अगर कोई एक सतह या दोनों सतह, कुछ भी ऑप्शन हो, कोई भी अगर एक सतह गोलीय है तो हम उस अरेंजमेंट को या उस उपकरण को हम नाम क्या देंगे, लेंस। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ सरफेस के आधार पे, अर्थात सतह की प्रकृति में गोली में क्या है, गोला सतह उठा हुआ है कि दबा हुआ है कि प्लेन है, कुछ ये भी केस हो सकता है। तो अलग अलग केस बन सकते हैं जिसके आधार पे अलग अलग उनके नाम रखे जाएंगे। तो नाम रखे जाएंगे तो कई प्रकार तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लेंस के प्रकार हमें आगे पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंसेस।
तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावनाएं हैं, कैसे कैसे तरह के सतह बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हम चाहें तो एक सतह ऐसे उठा हुआ ले लें और इसमें एक सतह हम चाहे तो एक सतह ऐसे समतल ले लें और एक सतह ऐसे ले लें हम। तो ये जो तैयार हो रहा सतह, देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल मीडियम बना है इसका एक सतह कैसा है, समतल, इधर का सतह कैसा है, समतल, इधर का सतह कैसा है, उत्तल, उठा हुआ तल। तो ऐसे लेंस को हम नाम देंगे समतल उत्तल लेंस, क्योंकि जो नाम होता है उसके सतह के आधार पे होता है। तो यहाँ पे दो सतह है, दो तरह के, तो दोनों नाम में शामिल होंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो समतलोत्तल लेंस हो जाएगा। समतल उत्तल, अ धन उ बराबर ओ, संधि का विषय है ना, आप हिंदी में संधियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समतल उत्तल लेंस। इंग्लिश में कहेंगे समतल को हम कहते हैं प्लेन, तो ये कहलाएगा प्लेनो। उठा हुआ को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स, तो ये कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ठीक है। और भी देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ एक समतल था एक उठा हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि एक समतल हो और जो है और दूसरा वाला उठे हुए की बजाय दबा हुआ हो, ऐसा। एक सतह समतल हो और एक सतह अवतल दबा हुआ तल हो। तो इसमें हमने फिर से देखा कि जैसा सतह वैसा नाम, तो इसको हम क्या नाम देंगे, समतल अवतल लेंस। ठीक है, इसमें दो तरह का सतह है, एक तरह समतल है एक तरह अवतल है, तो इसको हम समतल अवतल लेंस नाम देंगे, या इंग्लिश में फिर से बात करें तो प्लेनो कॉनकेव लेंस कहेंगे इसको। और ऑप्शन क्या बचता है स्टूडेंट, एक ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से दबा हो और एक तरफ से उठा हो। बढ़िया नहीं बना, आइए फिर से बनाते हैं इसको। ऐसे हो एक तरफ से और एक तरफ से ऐसे उठा हो। स्टूडेंट देखिए दो सतह हैं, दोनों गोली है आपकी। यहाँ पर एक सतह गोली थी एक समतल थी, गोली थी समतल थी, अब की दोनों गोली है। लेकिन एक तल देख रहे हैं धसा हुआ है, अवतल है, और दूसरा कैसा है, उत्तल है। तो इसके नाम में दोनों आएंगे, उत्तल भी आएगा और अवतल भी आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। हाँ, कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये लेंस इसको नाम दे देते हैं। और क्या संभावना बनती है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक समतल और एक उत्तल लिए, एक समतल और एक अवतल लिए, और दोनों समतल तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो ऊपर हमने ले लिया है। कोई कम से कम एक जो है स्फेरिकल या गोली सतह होना चाहिए। तो यहाँ कम से कम एक गोली है, यहाँ भी कम से कम एक गोली है, यहाँ दोनों गोली है, दोनों गोली में एक उत्तल एक अवतल। अच्छा, और क्या ऑप्शन बच रहा है स्टूडेंट, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दोनों सतह हैं दोनों ही एक ही तरह की हो, मतलब दोनों सतह कैसी हो जाए, उत्तल हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों सतह हैं दोनों अवतल हो। तो ये दो ऑप्शन अभी और बचते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट, इस तरह के लेंस को देखिए, यहाँ पे दो सतह है दोनों उठा है, तो उत्तल उत्तल बोलना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे दो सतह है तो दोनों के लिए हम यूज करेंगे बाई, या हिंदी में कहेंगे द्वि। हाँ, और उत्तल है तो द्वि उत्तल, इसको हम नाम देंगे द्वि उत्तल लेंस। ठीक है, इंग्लिश में द्वि मतलब बाई, और उठा हुआ तल है तो क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये लेंस कहलाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही ये जो है हिंदी में कहलाएगा द्वि अवतल, इंग्लिश में इसको क्या नाम देंगे, बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि इतने तरह की संभावनाएं हैं लेंस में। लेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 तरह के बनाए जा सक रहे हैं, लेकिन इनमें से स्टूडेंट जो है हमें सिर्फ
खाली दो के बारे में पढ़ना है। एक है आपका द्विउत्तल लेंस और दूसरा है द्विअवतल लेंस। हमें इन्हीं के बारे में खाली पढ़ना है फर्दर, ठीक है। आगे के टॉपिक में द्विउत्तल के बारे में पढ़ना है और द्विअवतल के बारे में पढ़ना है। तो चूंकि इनके बारे में पढ़ना ही नहीं है हमें अभी, तो हम लोग द्वि शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे, इसको उत्तल लेंस बोलेंगे और ये जो दूसरा है इसको हम अवतल लेंस बोलेंगे। तो स्टूडेंट इन बात का ध्यान रखना, हम आगे के सभी टॉपिक्स में जो गोली लेंस लेंगे हम सिर्फ इन दोनों को लेंगे, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आगे हम जो है इससे संबंधित आगे की चीजें पढ़ेंगे। जैसे अब हम देखेंगे कि प्रकाश किरण इनसे गुजरती है तो कैसे गुजरेगी और प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होगा। इन सब चीजों के बारे में क्रमशः एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।